किसी भी संक्रमण के दौर में खुद को बचाने में सबसे अहम योगदान होता है आपकी इम्यूनिटी का, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का। यदि आपका इम्यून अच्छा नहीं होगा तो आपको कोई भी बीमारी जल्दी अपनी चपेट में ले लेगी। अब सवाल ये उठता है कि आप घर बैठे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र की मदद लेनी चाहिए, जहां जैसे औषधीय प्रजाति के पौधों को विकसित कर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आजकल ऐसी दवाओं और वनस्पतियों का क्रेज बढ़ गया है जो आपके इम्यून को मजबूत बनाते हैं। हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र शुरू से ही वनस्पतियों पर बेहतर शोध करता रहा है। वनस्पति जगत में एक से एक पौधे हैं जो मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से श्वसन क्रिया के लिए वच, कालमेघ, दम बेल शामिल हैं, जो आपके फेफड़ों को मजबूत और बेहतर प्रक्रिया के लायक बनाते हैं। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, धृत कुमारी, कासनी, सर्पगंधा इम्यूनिटी बूस्टर पौधे हैं। ये पौधे आप घर में उगाकर इनका उपयोग कर सकते हैं। ये पौधे वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में तैयार किए जा रहे हैं। इम्यूनिटी के लिहाज से इन पौधों की डिमांड रोजाना अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के पास आ रही है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से आ रहे इन पौधों की डिमांड के चलते इन पौधों को वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी की नर्सरी में तैयार किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद इन 7 से 8 प्रजातियों के पौधों को बांटने की योजना भी बनाई जा रही है। ये प्रजातियां विलुप्त ना हो, इसके लिए इनको बड़ी मात्रा में संरक्षण करने का काम भी वन अनुसंधान केंद्र कर रहा है। न्यूज़ स्पेस के लिए हल्द्वानी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, संक्रमण जब भी अगर हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन के लिए सबसे पहले बुखार का कम होना बहुत ज़रूरी है। बुखार के लिए हमारे पास बच है और गिलोय है। गिलोय का काढ़ा पिए। बच की रूट जो है वो बुखार में बहुत बड़ा काम करता है। और तुलसी का एक्सट्रैक्ट भी बराबर लेते रहें। और अगर ज़्यादा मात्रा में खांसी हो रही हो, कफ नहीं निकल रहा हो, तो दम बेल, जो जिसको टाइलाफोरा इंडिका कहते हैं, इसको दम बूटी भी कहा गया है, ये जो फेफड़ों में जो बलगम जमा हो रहा है उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सर कितने इसमें से? देखिए, हमारे पास जो भी 8-10 प्रजातियां आपको बताई गई, ये सारे हमारे पास यहाँ पर संरक्षित हम लोग कर रहे हैं, तैयार भी हम उसको कर रहे हैं। आम जनमानस की भी हमारे पास डिमांड है। खासतौर से गिलोय के लिए अगर हम बात करते हैं तो गिलोय के लिए जनमानस तो यहाँ पर रोज़ ही हमारे लेने आ रहा है। अश्वगंधा है, तुलसी है, तो इनका सबका डिमांड है और इनको संरक्षित करने की पूरी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। विटामिन सी की भी डिमांड बहुत है, उसके लिए क्या है? देखिए, विटामिन सी में हमारे पास एक पौधा है लोहारू, इनग्लेस लैटिफोलिया, लेकिन इस समय चूँकि उसका फ्रूट राइपन अप्रैल में हो चुका है। विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है। उसकी जो चेरीज हैं वो लाल कलर की होती हैं और उसके अंदर पूरा पल्प जो है, गूदा जो भरा हुआ है, वो पूरा उसमें विटामिन सी है। और अगर एक दिन में अगर आदमी 2 या 3 भी अगर खाता है तो विटामिन सी की पूरी पूर्ति उसकी होती है। अच्छा, आदमी सर इनको अपने घर में भी लगा सकता है या कैसे अवेलेबल होंगे ये जरा? बिल्कुल लगा सकता है। इन पौधों को हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, वन अनुसंधान केंद्र में हम लोग पौधों को तैयार कर रहे हैं। तैयार करके आम जनमानस हमारे समझ ले जा सकता है। नॉमिनल कॉस्ट जो पौधे को तैयार करने में लगती है वो रखी गई है, चाहे गिलोय की हो, अश्वगंधा की हो, चाहे तुलसी हो। तो अभी हमारा पौधा तैयार हो रहा है। जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति कम होती है, आम आदमी आगे ले जा सकता है। हल्द्वानी के एक नीलकंठ अस्पताल में 7 महीने की गर्भवती महिला का इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची भारी फोर्स ने किसी तरह से आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि उजाला नगर की रहने वाली आसफा 7 महीने की गर्भवती थी। सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत पर परिजनों ने उसको 14 दिन पहले नीलकंठ अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने 7 दिन अस्पताल में रखने के बाद परिजनों से कहा कि उसकी हालत गंभीर है, वो उसे कहीं और अस्पताल में ले जाएं। जिसके बाद अन्य अस्पतालों में जगह न मिलने के बाद डॉक्टर से इलाज करने की गुहार लगाई, लेकिन 14 दिन बाद आज उसकी मौत हो गई। गर्भवती के मौत के बाद आक्रोशित परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर सूचना दी। सूचना के बाद एसएसपी, एसपी सिटी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से परिजनों को समझा बुझाकर वापस घर भेजा। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं हुआ, उसको खांसी हुई थी, जुकाम खांसी थी, बुखार था, यहाँ लाए। कितने दिन से यहाँ भर्ती थी राशिद? 15 दिन से। क्या नाम है आपकी बेगम का? आसमा नाम। आसमा कितने दिन से भर्ती थी? 15 दिन से। क्या हुआ था?
कुछ नहीं, थोड़ी बीमार थी, खांसी थी, जुकाम था। इन्होंने एक्सरे करा, हाँ। इन्होंने कहा कि चांस कम है, आधे चांस है, तो कहा आप इलाज कीजिए। फिर 8 दिन के बाद इन्होंने कहा कि वो भाई मुश्किल है, तुम कहीं भी लेके जा सकते 8 दिन बाद। हो। हाँ। तो मैं- आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी? हाँ, कितने में है? 6 महीने। 6 मंथ। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं, उन्होंने तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो तो कह रहे थे ले जाओ, उनकी कोई गलती नहीं है। तो फिर बस अब क्या करें, कहीं बेड ही नहीं मिल रहा था, क्या करें, कहाँ लेके जाते हैं। बस अब आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते हम, घर लेके जाके बस कुछ नहीं। देखिए, नीलकंठ हॉस्पिटल में अभी आज दोपहर में ये सूचना आई है कि किसी महिला की मृत्यु हुई है, जिस पर उनके परिजनों के द्वारा जो है हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई है। उस पर यहाँ पे जो हमारी जो फोर्स लगी हुई थी उसने तत्काल रिस्पॉन्ड किया है, उन लोगों को रोका भी है और उसके बाद में उन्होंने तत्काल चौकी इंचार्ज को यहाँ पे बुलाया, बाकी फोर्स यहाँ पे बुलाया गया है और इसमें भी बॉडी को जो है मॉर्चरी के लिए मूव कर दिया गया और उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में आप जो हॉस्पिटल प्रशासन है उनसे पूछें। तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन्होंने लगातार उनको सूचित भी किया है, साथ ही साथ उनके हस्बैंड ने भी ये बात कबूल की है कि हमें पहले से ही बताया गया था कि केस काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी और बायलैटरल निमोनिया दोनों ही चीज़ें अगर साथ में, प्रेगनेंसी के साथ बायलैटरल निमोनिया होता है तो मरीज़ को बचाना बहुत ही मुश्किल काम है और ख़ासकर कोविड निमोनिया तो और ही ख़तरनाक चीज़ होती है। पेशेंट जब आई थी तो हमारे पास 70% ऑक्सीजन लेवल लेके आई थी, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन लगाने के बाद भी उसका ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, इसलिए उसे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे रखा गया था और उसके घर के सभी लोगों को इंक्लूडिंग हस्बैंड सब कुछ समझाया गया था कि इस पेशेंट के बचने का चांस बहुत कम है। और साथ में बाद में पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी जा रही थी और ये चीज़ कल हमने बिल्कुल क्लियरली बता दी थी कि इस पेशेंट के बचने का चांस नहीं है और हमने 10 दिन पहले से ही हम उनको कह रहे थे कि अगर आपको कुछ भी है तो आप अपने मरीज़ को कहीं बाहर भी अन्यत्र ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में कोरोना नामक घातक बीमारी ने पैर पसारे हैं, जिसमें नगरपालिका परिषद के वार्ड में कई हादसे हो गए हैं, कई लोग मौत के आगोश में चले गए। इसी को लेकर सरोवर नगर में पालिका प्रशासन की पहल में सुबह से ही पर्यावरण मित्र वार्ड में जाकर दवा छिड़काव का कार्य कर रहे हैं। इधर राहुल व उसकी टीम ने बताया कि वह छुट्टी के दिन भी दवा छिड़काव का कार्य कर रहा है। इस कार्य को लेकर लोगों में पर्यावरण मित्र व नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा की काबिले तारीफ की जा रही है। न्यूज स्पेस के लिए नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। सरोवर नगरी पहुंचे शहरी विकास एवं कोविड-19 प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने समस्त कोविड केंद्रों तथा वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया। बंशीधर भगत ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड को लेकर किए जा रहे कार्यों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार कोविड से बचाव के लिए पूरी जी जान के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों बेताल घाट, ओखलकांडा, पंगूट, भीमताल, जोलीकोट, रामगढ़ तथा धारी सहित सभी पहाड़ी क्षेत्रों में टेस्टिंग कराने के साथ ही वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की अंत्येष्टि के लिए सरकार ने शवों को शमशान घाट तक ले आने तथा अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। कैबिनेट मंत्री के साथ विधायक संजीव आर्य व अस्पताल के डॉक्टर समेत भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज स्पेस के लिए किच्छा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने आज नगर पालिका परिषद किच्छा में बनाए गए 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के वैक्सीनेशन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां पर तैनात चिकित्सक से किए जा रहे टीकाकरण के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी ली। उन्होंने संबंधित चिकित्सक को वैक्सीनेशन सेंटर पर गाइडलाइन के तहत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि लोगों को वैक्सीनेशन हेतु निर्धारित टाइम के बारे में पहले से बता दिया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर सामाजिक दूरी व मास्क का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे लोगों से उनका हालचाल पूछा, उनसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन लोगों ने आज वैक्सीन लगवाई है वे लोग अपने आसपास लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि वैक्सीन लगाने व कोविड संक्रमण से बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया जाए। किच्छा नगर पालिका में स्वास्थ्य विभाग का वैक्सीनेशन सेंटर बना है कोविड-19 के वैक्सीन का, तो इसमें 18 से 44 वर्ष तक के जो लोग हैं उनका टीकाकरण चल रहा है। तो अभी मैंने देखा तो काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करते हुए
टीकाकरण कर रहे हैं और वहाँ पे उपस्थित कुछ लोगों से बातचीत भी की गई मेरे द्वारा। उनको टीके के बाद कोई ऐसी परेशानी नहीं है, सभी लोग खुश हैं टीका लगवा करके। मैंने जो देखा बस उनका एक ही सुझाव था कि जो टाइमिंग होता है वो लोगों को पहले से बता दिया जाए स्लॉट के बारे में। तो मैंने उपस्थित डॉक्टर साहब से बोल दिया है कि स्लॉट के बारे में लोगों को पहले से बता दें ताकि अकॉर्डिंगली वो टीकाकरण का अपने प्लान करें। बाकी सारा चीज़ें स्मूथ चल रही हैं काफ़ी। लोगों को टीकाकरण के संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है। जब भी हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंट लाइन वर्कर का टीकाकरण हो रहा था तभी से ही सारा प्रचार प्रसार चल रहा है। IEC एक्टिविटी पूरा चल रही है सोशल मीडिया में और फिर जो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से या घर घर के जा कर के लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा था। और जब अभी 60+ का लगा या 45+ का 18+ का तब भी लोगों को अनेकों तरह से वीडियो जारी करके इस तरह से पूरे जितने भी हमारे माध्यम हैं सभी माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और मैंने देखा कि सेंटर पे इसके पहले भी मैंने कई सेंटर निरीक्षण किए हुए थे तो सभी पे काफ़ी लोगों में उत्साह देखा गया और सभी लोग आगे आ गए। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आमजन की सहायता के लिए उत्तराखंड पुलिस के DGP अशोक कुमार के दिशा निर्देश के बाद पुलिस ने मिशन हौसला मुहिम शुरू की, जिसके बाद रानी पोखरी थाना अध्यक्ष को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला। आज भी रानी पोखरी थाना के अंतर्गत गडुल ग्राम पंचायत के इठारना गाँव में 5 दिन पूर्व 24 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद इन सभी को गाँव में ही आइसोलेट कर दिया गया था। इनको दवाई देकर घर पर ही कोविड की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। पीड़ित मरीजों को रानी पोखरी पुलिस थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के साथ ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने राशन, सब्जी, मांस और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करें। किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो तत्काल रानी पोखरी थाने में फोन कर बता सकते हैं। डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष यात्रा के लिए मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:15 पर खुल जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड ने कपाट खुलने से पूर्व की सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली हैं। कपाट खुलने की प्रक्रिया आज रविवार से शुरू हो गई। आज प्रातः नरसिंह मंदिर जोशीमठ में रेंकवाल पंचायत कमादी थोक की उपस्थिति में गणेश पूजा अर्चना यज्ञ हवन के पश्चात बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नमूदरी की अगुवाई में शंकराचार्य की पवित्र गद्दी और गाड़ू घड़ा तेल कलश कोविड नियमों के साथ योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुआ। पवित्र गद्दी के साथ कपाट खुलने की प्रक्रिया से जुड़े समिति संख्या में देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी हकूक धारियों ने पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान किया और दोपहर में डोली पांडुकेश्वर पहुंच गई। आज सभी देव डोलियां योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में प्रवास करेंगी। 17 मई को भगवान उद्धव कुबेर रावल जी व आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी गाड़ू घड़ा तेल कलश बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। 18 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। न्यूज स्पेस के लिए बद्रीनाथ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी शहरों में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन चोरी की घटनाओं का होना आम हो गया है। एक ऐसा ही मामला जसपुर क्षेत्र में सामने आया, जहां कोरोना कर्फ्यू का फायदा उठाकर रात के अंधेरे में चोरों ने भरे बाजार में 3 दुकानों में शटर काटकर चोरी कर डाली और माल लेकर फरार हो गए। रात को जब दुकानदारों को चोरी की बात का पता चला तभी सारे दुकानदार मौके पर पहुंचे। वहीं इस घटना पर जसपुर कोतवाल जगदीश देवपा का कहना है कि एक चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की है, जिसमें अभी तक किसी की तहरीर नहीं मिली। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। न्यूज स्पेस के लिए जसपुर से वसीम अहमद की रिपोर्ट। मतलब मेरे ऑफिस के लगातार बल्ब खुल रहे हैं, तो मैंने गया मैं घर, मैं ऑफिस की चाबी लेकर आया तो देखा मेरे ऑफिस के पीछे से मेरी AC गई हुई है, लैपटॉप है और उसमें कुछ अपने और सामान रखे थे औजार, और उसके बाद नगद जिसमें था नहीं, लेकिन झूठ बोला। फिर मैं अपने छोटे भैया बुलाया, तेरे चचेरे जो मेरे भैया मोनू, तो मैंने लेकर इसकी चाबी, तो देखा तो मेरे दुकान का भी कुंभल कटा रहा है। ये 15,000 तो मेरे फ़ोन के रखे थे, जो जिसकी बस की बात नहीं थी, कोई उसे तोड़ ले, वो भी टूट गया। 1,50,000 रुपये मेरे गलने पड़े थे। बाकी जो मेरे साइलेंसर थे ओरिजिनल, जो 1,000 से 1,500 रुपये के थे, 10 रुपये चोरी हो गए। बाकी और भी सामान है जो मैं शुरू मैं गिन के बता दूँगा। 3 अब हुई हैं, और इससे पिछले लॉकडाउन में 3-4 बार पहले भी हो चुकी है, जिसमें राम किशोर की भी है, कुलदीप की भी है,
और ठाकुर साइकिल वाले की है। पहले भी दिया है पर हर बार वो कहते हैं भाई तुम अपनी दुकान में सामान मत रखो। और पीछे वो पड़े जाते हैं सुलपैली, पीछे एक काम है कह नहीं सकते कि पीछे सुलपैली पड़े जाते हैं, मतलब गांजा पीने वाले और सुलह पीने वाले। हमारे पास अभी तक उनकी कोई एप्लीकेशन आई नहीं है, वो आप कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने जितने फुटेज हैं CCTV के वो ले रखे हैं और उसमें से पता चल जाएगा कौन कौन है करके, आरोपी जल्दी ही पकड़े जाएंगे।